गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब कहलाते हैं, तो दैट वाज द कंडीशन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और मैंने कहा था इसी वर्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोशन। ये क्वेश्चंस थे, उस दिन हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े थे वो सारे थे न्यूमेरिकली। अब आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, इनके क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से प्लीज। 15.2 उसमें आप बच्चों ने एक बात पढ़ी थी, इवेंट्स जितने भी थे उन सब में आपको याद हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड आता है 15.2। तो आप उस दिन भी कहा था मैंने कि अगर आपका क्वेश्चन में क्या आता है तो इवेंट्स आपके डिपेंडेंट होंगे, और अगर क्वेश्चन में क्या आता है तो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होंगे। ये बात अच्छे से फिक्स कर दो कि जिस क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट आया इवेंट्स कंफर्म डिपेंडेंट होंगे और वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी ही आएगी, और जिस क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट है 100% श्योरिटी है कि वहां इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे और वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई रोल नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। दो पार्ट है आपके इसका, पहला पार्ट का लिख रहे हैं, आपके पास पैक है 52 कार्ड्स का। जैसे आपको 15.2 में बोलना सिखाया गया ऐसे यहां सिखाया जाएगा। पैक कितना है, कार्ड्स कितने ड्रॉ, कार्ड्स कितने ड्रॉ है 1 बाई, क्योंकि जिस क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट आएगा या विदाउट वहां कार्ड्स 1 बाई 1 ड्रॉ होंगे आपके, एक साथ ड्रॉ नहीं हो सकते। तो आपके 3 कार्ड ड्रॉ है, पैक 1 है तो 1 बाई 1 ड्रॉ है। अब जैसे आपने पढ़ा 1 बाई 1 ड्रॉ है तो ड्रॉ 3 हो गए, और ड्रॉ 3 हो गए तो 3 इवेंट हो गए। ऐसे याद रखना आपको। तो आप लिख देंगे ए बी और सी। फिर से बोल रहा हूं मैं, पैक 1 है, कार्ड 3 ड्रॉ है, 1 बाई तो ड्रॉ 3 हो गए, और ड्रॉ 3 हो गए तो 3 इवेंट हो गए। फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ। अब पहला पार्ट कहता है कि तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, स्पेड। ए को हम लिखेंगे कि भाई दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड इन फर्स्ट रो। दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड इन फर्स्ट रो। सिमिलरली हम लिखेंगे बी इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड इन सेकंड रो, एंड सी इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड इन थर्ड रो। अंडरस्टूड है सबको ये बात क्यों लिख रहे हैं? अब सबसे पहले इसमें प्रोबेबिलिटी हम किसकी लिखेंगे, ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 13/52, और मैं ये कहूंगा यही प्रोबेबिलिटी होगी बी की और यही प्रोबेबिलिटी होगी सी की। क्यों कहा? विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट आपसे क्या कहेगा, आपने किसकी प्रोबेबिलिटी लिखी, ए की, आपने क्या ड्रॉ किया, स्पेड, तो स्पेड को वापस डालना है। विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग है कि कार्ड्स कितने थे टोटल 52, तो कार्ड्स हमेशा 52 ही रहेंगे, कम नहीं होने। विदाउट में कम करते जाते हो आप, तो यहां कम नहीं हो रहे, यहां हर इवेंट में आपके स्पेड 13 ही रहेंगे और टोटल 52 ही रहेंगे। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी होगी सेम। देख लो क्लियर है? चलो इतना बोलोगे किसकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई, ए की, क्या ड्रॉ किया, स्पेड 13/, अब जो कार्ड उठाया उसको वापस डालना है। क्यों डालना है, तो कार्ड फिर 52 हो गए, फिर स्पेड कितने हो गए 13, तो वही 13/52। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ए बी सी।
So this will be your probability of A, probability of B, probability of C. So your answer will be 1 by 64. देख लो क्लियर हो या नहीं हो। पहला क्वेश्चन। Can you try second? Yes, sir. बोले चलो। फिर बोलिए पैक कितना है? कार्ड्स कितने ड्रॉ हैं? 1 बाई, तो रिप्लेसमेंट ड्रॉ कितने हुए? और ड्रॉ अगर 3 हुए तो 3 इवेंट लो, ए बी सी। अब उन 3 में से पहले 2 क्या है आपके? स्पेड। तो ड्रॉइंग ए स्पेड इन फर्स्ट रो, ड्रॉइंग ए स्पेड इन सेकंड रो। थर्ड क्या है? ब्लैक एस। तो सी को हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक एस इन थर्ड रो। कि फर्स्ट रो में भी स्पेड चाहिए, सेकंड में भी स्पेड चाहिए और थर्ड में चाहिए ब्लैक एस। तो बच्चों आप प्रोबेबिलिटी बताओ ए की 1/4, प्रोबेबिलिटी बताओ बी की 1/4 ही रहेगी। अब आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2/52, 1/26। पहले किसकी लिखनी है? स्पेड की 13/52। फिर किसकी? स्पेड की 13/52। समझे क्यों बोल रहे हो उसे? याद रखेगा विद रिप्लेसमेंट। अब सी कहता है भी आपको क्या उठाना है? ब्लैक एस। तो ब्लैक एस कितने होते हैं? 2। टोटल के कार्ड कितने हैं? 52, 2/52। अब हमें एज यूजुअल प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है? ए बी सी की। तो दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो हम यहां लिखेंगे भी 1/4, 1/4, 1/26। तो इस क्वेश्चन से आइडिया क्लियर हो गया होगा कि जिसमें कौन सा वर्ड आ जाए तो उसमें क्या चीज नहीं आएगी। क्लियर है? कार्ड्स टोटल वही रहेंगे पर बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड आ चुका है। सेकंड में है कि ए कार्ड इज ड्रॉन from a pack of 52 cards. A card is drawn from a pack of 52 cards. फिर उसने लिखा भी आउटकम इज नोटेड, आउटकम इज नोटेड। फिर लिखा है कार्ड इज रिप्लेस्ड, कार्ड इज रिप्लेस्ड, and then another card is drawn, another card is drawn। So find the probability that first part है both cards are of same suit। सेकंड है both cards are kings, दोनों कार्ड्स किंग हो गए। और थर्ड पार्ट आपको खुद लिखना है। और क्वेश्चन ये थोड़ा अपना ध्यान से सुन लेना, स्पेशली इसका फर्स्ट पार्ट। पैक है 52 कार्ड्स का, और ध्यान से सुनने की बात है इसमें। तो पैक 52 कार्ड्स का है, उसमें से आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, उस कार्ड की आउटकम देखी हमने क्या है? कार्ड को वापस डाल दिया, रिप्लेस मीनिंग वापस डाल दिया, और उसके बाद फिर एक दूसरा कार्ड ड्रॉ किया। तो ऑल इन ऑल ये बताइए कार्ड कितने ड्रॉ हुए? 1 बाई विद रिप्लेसमेंट। क्यों कहा विद रिप्लेसमेंट? वापस डाल रहे हो। तो ऑल इन ऑल कार्ड्स कितने ड्रॉ हो गए? 2 हो गए, और दोनों ड्रॉ होंगे विद रिप्लेसमेंट। अब कार्ड्स कितने ड्रॉ? पैक कितना? तो ड्रॉ 2 हो गए।
इवेंट्स भी 2। पैक 1 है, कार्ड्स 2 ड्रॉ है 1 by 1, ठीक, तो ड्रॉ 2 ड्रॉ 2 इवेंट, ये बात तो फिक्स करना पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि बोथ कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, या तो दोनों स्पेड हो या क्लब हो या हार्ट हो या डायमंड। तो बहुत ध्यान से सुनना है फर्स्ट पार्ट। तो आप बच्चों ने अभी ये कहा कि भाई कितने इवेंट्स बनेंगे, 2, क्योंकि कार्ड्स 2 ड्रॉ कर रहे हो 1 by 1, तो 2 इवेंट्स बना दीजिए। तो पहला पार्ट है, ए को मैंने लिखा कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड। सिंपल से इतना लिखा कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड। क्यों लिखा? क्योंकि उसने बोला है पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से कार्ड कितना ड्रॉ करना है, उसकी आउटकम देखनी है, उसको वापस डालना है और फिर एक और कार्ड उठाना है। तो हम कहेंगे दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड। बी को हम लिखेंगे दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड of same suit as that of first card, as that of first card। क्यों कहा आपने कि यहां पे कुछ नहीं बोला? आपने क्यों नहीं बोला? यहां आपने इसलिए नहीं बोला कि हम क्या कह रहे थे भाई हमने एक कार्ड ड्रॉ करना है। अब हम कहेंगे भाई हम पैक ऑफ 52 कार्ड से कार्ड उठा रहे हैं, तो आप नॉर्मली अगर आपके सामने वो कार्ड्स है तो आप बता दोगे आउटकम क्या है आपके माइंड में। अब वो आउटकम क्या होगी बताएं? कोई भी हो सकती है ना। अब अगर आपके सामने कार्ड्स है, आपके सामने कार्ड्स है और आप उसमें से एक कार्ड उठाओगे तो वो कार्ड किसी एक सूट का ही तो आएगा, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन में क्या कार्ड्स है, तो तुक्का कितने पे लगाओगे? 4 पे। चारों में से किसी भी टाइप का हो सकता है वो। ध्यान से सुनना इस बात को, स्पेशली मैंने कहा था पहला भाई ए को आपने कहा कि आप 52 कार्ड्स में से कार्ड उठाओगे। अगर आपके सामने कार्ड्स रखे हुए हैं तो आप कहोगे भी कार्ड तो किसी एक टाइप का आएगा उनमें से कोई भी आ जाए। लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन में कार्ड है ही नहीं तो आप तुक्का कितने पे लगाओगे? 4 पे। भाई या तो ये आएगा या ये आएगा या हो सकता है ये आए या हो सकता है ये। लेकिन बी कहता है कि आपको कार्ड वही उठाना है जिस टाइप का पहले ए आएगा। जब जो कार्ड यहां आएगा उसी टाइप का कार्ड यहां उठाना, तो दोनों कार्ड हो गए सेम टाइप। तो आप सब बच्चे मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो ए की। बताओ। क्योंकि जब आपसे एक बात कोई बंदा कह रहा है कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड उठाना है तो आपका तुक्का कितने कार्ड्स पे लगेगा? सारों पे लगना है। आप ये इमेजिन क्यों कर रहे हो कि आपके सामने पैक ऑफ कार्ड है? नहीं है आपके सामने पैक ऑफ कार्ड। आपसे कोई कहे 52 कार्ड्स में से कार्ड उठाओ तो कॉमन सेंस की बात आप कहोगे जी 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता आएगा, तो फेवरेबल केस कितने हो गए? 52 और टोटल भी 52 ही रहेंगे। 52 by 52 1। सिर्फ ये केस है, समझ लेंगे। समझ में आ गई? अब आप मुझे ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा ये बताओ मैंने कंडीशनल क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हम कार्ड को ऑलरेडी क्या करके चल रहे हैं, और जिस क्वेश्चन में कौन सा वर्ड आएगा विद रिप्लेसमेंट, वहां कंडीशनल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बताओ 13/50। क्योंकि जब आपका कौन सा इवेंट हैपन हो चुका है, ए हो चुका है, ओके, कार्ड वापस आ गया, 52 हो गए। अब जब हम ए की प्रोबेबिलिटी लिख चुके हैं तो हमें पहला पत्ता पता चल चुका है कि वो किस सूट का है।
समझ गए अब आप? तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 13/52, 1/4। तो अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी लिखेंगे? AB की। दैट विल बी इक्वल्स टू योर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो दिस विल बी 1 into 1/4, 1/4। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पार्ट समझ लेना है आपका फर्स्ट। अंडरस्टूड है? अच्छा, इसमें बोला गया कि दोनों कार्ड्स आपके किंग हो गए। फिर बोलिए पैक कितना है? कार्ड्स कितने ड्रॉ है? 1 विद कितने ड्रॉ हुए? तो 2 इवेंट हो गए, चाहे विद हो या विदाउट हो, आपको ऐसे सोचना है। तो यहां पे आप लिख देंगे भी 2 इवेंट हो गए, ए और बी। अभी बताइए दोनों के दोनों कार्ड्स क्या चाहिए? किंग। तो इसको हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए किंग। दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए किंग इन फर्स्ट रो, इन फर्स्ट रो। दिस इज द इवेंट ऑफ ऑल्सो ड्रॉइंग ए किंग इन सेकेंड रो। तो टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी? साथ बताएं। 1/30। क्यों कहा भाई? पहला कहता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है? किंग की। किंग सबको पता है 4 होते हैं, 4/52, 1/30। अब क्वेश्चन विद है या विदाउट है? तो कार्ड 52 ही रहने हैं, किंग भी 4 ही रहने हैं, 1/30। क्लियर है या कंफ्यूजन है यहाँ पे? ये बता दीजिए। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है? ए बी की। तो दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। योर आंसर इज 1/169। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ आप स्पेशली फर्स्ट पार्ट चेक कर सकते हो कि आपने ये क्यों लिखा स्पेशली। अब ये दोनों पार्ट अगर क्लियर हो तो आप डेफिनेटली इसका थर्ड पार्ट खुद लिख सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन आज। थर्ड में लिखा है कि 2 successive throws, in 2 successive throws of a pair of dice, 2 successive throws of a pair of dice, find the probability of getting a total of 8 each time, getting a total of 8 each time. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना वैसे। इन 2 सक्सेसिव थ्रोज, तो थ्रो हो गए 2, किसके हैं? पेयर ऑफ डाइस। तो बहुत ध्यान से सुनेगा। ये आपके सामने एक पेयर है डाइस का, दिस इज ए पेयर ऑफ डाइस। इन दोनों डाई को मैं एक साथ थ्रो करता हूं, इन दोनों डाइस को मैं एक साथ थ्रो करता हूं, तो एक थ्रो कंप्लीट होता है। और फिर इन्हीं दोनों डाई को मैं फिर एक साथ थ्रो करता हूं, तो सेकंड थ्रो कंप्लीट होता है। इस तरह है 2 थ्रो। ये ऐसा नहीं है एक थ्रो इसका और एक थ्रो इसका। अगर कॉमन सेंस की बात है, अगर थ्रो कितनी डाई का होता? 1 का, तो वो यहां पे 1 ही लिखता। यहां क्या लिख रहा है? पेयर। तो 2 डाई है, अगर इन दोनों डाइस को एक साथ थ्रो करना है तो फर्स्ट थ्रो कंप्लीट, फिर इन्हीं दोनों डाई को फिर एक साथ थ्रो करना है, सेकंड थ्रो। और हर थ्रो में आपको क्या मिलना चाहिए? 8 का टोटल मिलना चाहिए। गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 ईच टाइम, गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 ईच टाइम। तो बस इतना बताइए थ्रोज कितने हैं? 2।
बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आप स्टेटमेंट समझे हो ना कि भाई किसके थ्रो है और कितने थ्रो है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो थ्रो कितने हुए, जैसे ड्रॉ कितने होते हैं, ड्रॉ ड्रॉ दो, तो दो थ्रो है तो दो इवेंट, तो आप लिख देंगे भाई ए और बी। अब आप यहां लिख लेंगे कि दिस इज द इवेंट। अच्छा, हर थ्रो में किसका टोटल मिलना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8। दिस इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 इन फर्स्ट थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। इन फर्स्ट थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, ये लिखना है आपको पहला। सेकंड लिखना है दिस इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 इन सेकंड थ्रो ऑफ द पेयर ऑफ डाइस। कुछ आया माइंड में? अच्छा, ये बताओ टोटल 8 का कब आएगा, जब एक डाई थ्रो होगी या जब दो होगी? सिंपल सी बात है। तो दो डाई के थ्रो है, कोई एक का थोड़ी है। तो फर्स्ट थ्रो पेयर ऑफ डाइस, सेकंड थ्रो पेयर ऑफ डाइस। तो मुझे ये बताइए कि जो मेरे ए और बी इवेंट होंगे वो दोनों सेम होंगे भी। क्यों? क्योंकि दोनों में कितनी डाई फेंक रहे हो आप, दो ही तो फेंक रहे हो। तो अब आपके पास अगर डाई कितनी थ्रो होती है, दो, तो सैंपल स्पेस में 36 इवेंट होते हैं, तो उनमें से वो इवेंट्स ढूंढिए जिनमें टोटल 8 का होता है। तो आप पहला लिख देंगे 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 4 4 5 3 6 2। अब आप किसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ए और बी की, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम, 5/36। जिसको अगर सिंगल भी डाउट हो तो वो अभी बोल देना मेरे को। समझ में आ गई बात? अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है बताइए, ए बी। तो हम यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आपका आ जाएगा 5/36 into 5/36। That will be your answer। सोच लो अपना ध्यान से कि कितने थ्रो में, तो दो इवेंट लेते हैं। पहले थ्रो में भी टोटल 8 का मिलना चाहिए, दूसरे थ्रो में भी टोटल 8 का मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। हमारे पास टोटल 2 स्टूडेंट है, 4th है। odds in favor of, odds in favor of one student, odds in favor of one student passing a test, passing a test are 3:7। फिर है odd against of another student passing a test are 3:5। To find the probability both passes the test, find the probability both passes the test। जैसे ड्रॉ कितने हैं, दो इवेंट, थ्रो कितने हैं, दो इवेंट, स्टूडेंट कितने हैं, तो दो इवेंट। एक ये स्टूडेंट हो गया, एक ये स्टूडेंट हो गया। तो सबसे पहले तो आप दो इवेंट लिख दोगे, ए और बी। ए को हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट फर्स्ट स्टूडेंट passes the test, first student passes the test। बी को हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट सेकंड स्टूडेंट passes the test,
बस सिंपल सी बात है, स्टूडेंट कितने हैं? 2 है, तो लिख दो इवेंट फर्स्ट स्टूडेंट passes the टेस्ट, सेकंड स्टूडेंट passes the टेस्ट। तो बच्चों सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ ए की, 3/10, 3/10। +1 में पढ़ाया गया था आपसे ओड्स इन फेवर, ओड अगेंस्ट। तो पहला स्टूडेंट टेस्ट को क्या करेगा? पास। उसके ओड्स किस में है? फेवर में है, तो फेवर में है तो 3/3 + 7, 3/10। दूसरे स्टूडेंट के ओड्स किस में है? अगेंस्ट में है, 5/8। इसके ओड्स फेवर में है, फेवर में है तो प्रोबेबिलिटी है 3/3 + 7। इसके ओड अगेंस्ट में है तो 5/3 + 5। ये लिखना है, खत्म क्वेश्चन। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है? बोथ passes the टेस्ट, तो प्रोबेबिलिटी लिखनी है ए बी की। तो थोड़ा पढ़ना सीखिए। व्हाट इज ए? स्टूडेंट फर्स्ट passes the टेस्ट, स्टूडेंट सेकंड passes the टेस्ट, तो बोथ passes the टेस्ट। तो इसको अब आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बताइए क्या आ जाएगा? 3/16। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटी सी बात समझानी थी आपको। ओड्स इन फेवर हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ओड अगेंस्ट में हो तो क्या होती है। चलिए नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। फिफ्थ है, A can solve 90% problems of the book, 90% problems of the book, while B can solve 70% problems of the book. To find the probability that at least one of them, find the probability that at least one of them will solve the problem, will solve the problem, selected at random from the book. बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। अगर एक किसी बच्चे को एक छोटी सी चीज याद है, एट लीस्ट वन ऑफ देम। तो देखिए कितने स्टूडेंट हैं? 2। पहला स्टूडेंट है ए, तो थोड़ा ध्यान से सुनना एक छोटी सी बात। तो जो आपका स्टूडेंट ए है वो बुक की 90% प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता है। बी स्टूडेंट आपका बुक की 70% प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि उन दोनों स्टूडेंट्स को हम कोई भी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम दे रहे हैं बुक से, कोई भी, तो प्रॉबिलिटी निकालो उनमें से कम एक उस प्रॉब्लम को सोल्व जरूर करें। तो फिर पिछले क्वेश्चन वाली बात है, कितने स्टूडेंट हैं? तो 2 इवेंट लिखिए। अब उन 2 इवेंट्स का नाम आप ए और बी नहीं लिखेंगे, कहीं अंधाधुंध ए और बी लिख दें, क्योंकि ए और बी स्टूडेंट्स के नाम है। तो इवेंट्स को लिखेंगे ई और एफ। तो बोलो, ई को बोलिए कि दिस इज द इवेंट सच दैट स्टूडेंट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम, स्टूडेंट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इसको हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट स्टूडेंट बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी बताइए ई की, 90/100। 90 मत लिख देना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो 90% का मीनिंग क्या होता है? 90/100, तो ये हो गया 9/10। प्रोबेबिलिटी बताएं एफ की, 7/10। अब आप मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, 3/10।
समझते हैं ई कॉम्प्लीमेंट 1 में से माइनस, एफ कॉम्प्लीमेंट 1 में से माइनस। चलिए ई ने क्या कहा, ई ने स्टूडेंट ए सोल्व्स द प्रॉब्लम, तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या कहेगा, स्टूडेंट ए डजंट सोल्व द प्रॉब्लम। ये बात माइंड में होनी चाहिए। एफ कह रहा है स्टूडेंट बी सोल्व्स द प्रॉब्लम, तो एफ कॉम्प्लीमेंट कहेगा स्टूडेंट बी डजंट सोल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, नन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। तो लास्ट के जो तीनों चारों क्वेश्चंस हैं उन सब में आपका इसी चीज का जिक्र है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो याद रख पाओगे एटलीस्ट वन ऑफ देम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम। ओके, अब नन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, इसका क्या मीनिंग हुआ, नन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, कि ना तो ए स्टूडेंट उसको सोल्व करे और ना दोनों ही सोल्व नहीं कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट। सोच लो क्यों लिखा है मैंने। अगर मैं कहता भाई नन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, अच्छा मैं कहता दोनों प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, तो आप कहते प्रोबेबिलिटी लिखते ई एफ डी, ई मीनिंग ए सोल्व करेगा, एफ मीनिंग बी सोल्व करेगा। अब हम कह रहे हैं कि नन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, ना तो ए सोल्व करे और ना बी सोल्व करे। अब ए सोल्व नहीं कर रहा है ई कॉम्प्लीमेंट, बी सोल्व नहीं करे एफ कॉम्प्लीमेंट, ये चीज देख लीजिए ध्यान से। अब हम इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, तो दिस विल बी और 1 माइनस 1/10 और इनटू में क्या हो गया 3/10, तो ये आपके पास आएगा 97/100, तो मीनिंग 97%। क्लियर है, इसमें याद रह जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट। तो बीच में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो आप खुद ट्राई कर सकते हो, बॉय गेट द स्कॉलरशिप, गर्ल गेट द स्कॉलरशिप, तो उसमें फिर कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्यों लिखोगे, क्लियर रहेगा, क्योंकि हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप, तो उसका हम लिखेंगे 1 माइनस नन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप, तो उसमें किसका जिक्र चाहिएगा, कॉम्प्लीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का। सिक्स में फाइंड द चांस, चांस का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, तो फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग a 5 or 6 at least once in 4 throws, in 4 throws of a single die, in 4 throws of a single die। तो चांस मीनिंग समझ गए क्या, प्रोबेबिलिटी, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए 5 or 6 at least once in 4 throws of a single die। तो ये बताइए थ्रो कितने, तो आप कहेंगे जी 4 इवेंट्स बनाए, ऐसे कहोगे 4 इवेंट्स बनाए, तो जितने थ्रो हो, जितने ड्रॉ हो, जितने स्टूडेंट हो, उतने ही इवेंट्स बनाओ, तो 4 इवेंट्स बना लेंगे आप, ए और बी सी और डी। अब ये कहता है चारों के चारों थ्रोज में आपको मिलना क्या चाहिए, 5 और 6, तो हम लिखेंगे ए को कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए 5 और 6, drawing a 5 or 6 in
first throw of a die. In first throw of a die. इसको हम लिखेंगे इवेंट ऑफ थ्रोइंग ए 5 6 इन सेकंड थ्रो ऑफ ए डाई, एंड दिस इज द इवेंट ऑफ throwing a 5 6 in third throw of a die, and this is the event of throwing a 5 or 6 in fourth throw of a die. बिल्कुल, लेकिन मैंने ऐसे याद कराया भी आपके थ्रो कितने 4, तो 4 इवेंट्स बना। आप में से कोई बिल्कुल अगर अच्छे से पढ़ रहा है तो वो एक ही इवेंट लिखेगा, बस एक ही, और उसको 4 बार कॉम्प्लीमेंट करा देगा। लेकिन जैसे आपको सिखाया गया कि भाई 2 ड्रॉ है, 2 थ्रो है, 2 स्टूडेंट है, उतने इवेंट बना दो, तो 4 थ्रो है तो 4 इवेंट्स बना, याद रह जाएगी। और हर थ्रो में क्या मिलना चाहिए? 5 और 6। तो मेरे को आप सब इन चारों की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, चारों की वैल्यू बताइए। 1/3। क्यों का? थ्रो कितनी डाई का है? एक डाई में कितने नंबर होते हैं? 6, और 6 में से अगर क्या मिले 5 या 6, 2/6, 1/3, और चारों में 5 6 मिलेगा ना। अब आप इन चारों के कॉम्प्लीमेंट की लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, तो चारों के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। तो चारों की कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। अब प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है बताओ? एटलीस्ट, तो हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वी गेट नो 5 और 6 in 4 throws of a die. In 4 throws of a die. तो बताइए क्या लिखना चाहेंगे इसका आगे आप? तो आप लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, D कॉम्प्लीमेंट। ना ही तो पहले थ्रो में 5 6 मिले, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ D कॉम्प्लीमेंट। So this will be 1 minus 16/81. So this is your 65/81. इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? 4 टाइम्स। तो 1 minus 16/81, 65/81। तो अगर आप में से कोई एटलीस्ट 1 का लॉजिक सीख चुका है बहुत अच्छे से, तो बाकी 1-2 क्वेश्चन जो हमने छोड़े वो खुद लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है 15.4 एक्सरसाइज। और 15.4 का जैसे मैंने आप बच्चों से पहले ही कह दिया था, कोई लॉजिक नहीं है। आप में से जो बच्चा 15.2 और 15.3 अगर बहुत अच्छे से सीखा है तो उसके लिए 15.4 बहुत इजी है। अब आगे की ये जो 4 एक्सरसाइज बचती है 4 5 6 7, चारों इंपॉर्टेंट है, और जहां तक पॉसिबिलिटी है 99.99% जो क्वेश्चन आएगा 4 या 6 में वो इन्हीं 4 एक्सरसाइज में से आएगा। तो ये अपने ध्यान से सुनने का। पहला क्वेश्चन है, ए मैन एंड हिज वाइफ, a man and his wife goes for an interview for 2 posts. The probability of husband selection, the probability of husband selection is 1/7, and the probability of wife selection is 1/5.
find the probability, first part, both of them are selected. Second part, only one of them is selected. Third part, none of them is selected. The last क्वेश्चन है और ये आप में से जो समझेगा उसको पहले 2-3 क्वेश्चन का आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. A man and his wife goes for an interview for 2 posts. Probability given है कि भाई husband select होगा, probability है 1/7. Probability है of wife selection is 1/5 और इनकी probability फाइंड करनी है. तो इसमें भी जैसे 2 ही पर्सन्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो 2 इवेंट बना देंगे. सिंपल सी बात है, ये तो सीख चुके हो अब आप कि भाई 2 स्टूडेंट 2 इवेंट, 2 पर्सन 2 इवेंट, 2 ड्रॉ 2 इवेंट, 2 थ्रो 2 इवेंट, 3 ड्रॉ 3 इवेंट. तो यहां पे 2 इवेंट्स लिख देंगे हम ए और बी. ए को हमने लिखा कि दिस इज द इवेंट सच दैट हस्बैंड इज सेलेक्टेड. Husband is selected for the post, या ना भी लिखा चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. These the events such that wife is selected. So tell me what is the probability of A? 1/7. What is the probability of B? 1/5. इतना कोई भी लिख सकता है आप कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ 2 हो गए तो 2 इवेंट बना. हस्बैंड selected 1/7, wife selected 1/5. Okay. Now tell me what is the probability of A complement? 6/7. Probability of B complement 4/5. अब हम लिख रहे हैं जो हमसे पूछा गया उसका फर्स्ट पार्ट. क्लियर है? और ये श्योर है जो 15.3 ढंग से पढ़ा है उसके लिए बहुत इजी एक्सरसाइज है. और आप में से जो बच्चा आज भी बहुत अच्छे से बोर्ड पे देख रहा था वो पहला पार्ट तो चुटकियों में बता सकते हैं. प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम आर सेलेक्टेड. दोनों के दोनों सेलेक्ट हो, बोथ ऑफ देम आर सेलेक्टेड. तो बच्चों सीधी सी बात है, बोथ ऑफ देम आर सेलेक्टेड. हस्बैंड भी सेलेक्ट हो तो यहां आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी. हस्बैंड सेलेक्टेड, वाइफ सेलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये होगा 1/35. अंडरस्टूड? अब जो आप में से फर्स्ट पार्ट सीखा है वो इसका थर्ड पार्ट बहुत इजीली लिख सकता है. नन ऑफ देम इज सेलेक्टेड. बहुत सोच समझ के बिल्कुल सही. ये मत करना कहीं जल्दी में कि भाई ये तो प्रोबेबिलिटी है बोथ ऑफ देम सेलेक्टेड की और इसको 1 में से घटा देंगे तो वो आ गया नन ऑफ देम इज सेलेक्टेड. गलत बात है. नन ऑफ देम शॉर्टी से लिखो भाई, ना हस्बैंड सेलेक्ट ना वाइफ सेलेक्ट. अब हस्बैंड सेलेक्ट नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट. वाइफ सेलेक्ट नहीं, बी कॉम्प्लीमेंट. तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट. तो यहां हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. तो दैट विल बी ऑफ 24/35. प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों. लिख सकते हो ये 2 पार्ट. बोथ ऑफ देम आर सेलेक्टेड, दोनों सेलेक्टेड. कोई भी कॉमन सेंस से खुद कह देगा हस्बैंड सेलेक्ट वाइफ सेलेक्ट. तो कौन है हस्बैंड सेलेक्ट वाइफ सेलेक्ट? इवेंट ए बी, तो ए और बी. हस्बैंड नॉट सेलेक्टेड, वाइफ नॉट सेलेक्टेड, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट. सेकंड केस बताएं.
आपसे इसमें ये कहा गया है कि ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, उसका नाम नहीं बोला गया कौन सेलेक्टेड। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, आपसे कोई कहे भाई उनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा तो आप तुक्का लगाएंगे, आप अपने मुंह से खुद कहेंगे कि या तो हस्बैंड सेलेक्ट या वाइफ सेलेक्ट। कोई एक सेलेक्ट होने का मीनिंग क्या है, या तो हस्बैंड सेलेक्ट होगा या वाइफ सेलेक्ट होगी। तो देयर विल बी टू केसेस अराइजेस। तो हम यहाँ पे केसेस लिखेंगे अब आगे आगे बहुत से क्वेश्चंस में कि भाई देयर आर टू केसेस, दो केसेस अराइज होंगे। पहला केस बताएं, पहला केस सिंपल सा है, हस्बैंड इज सेलेक्टेड, वाइफ इज नॉट सेलेक्टेड। हस्बैंड इज सेलेक्टेड एंड वाइफ इज नॉट सेलेक्टेड। बहुत जिसमें कॉमन सेंस है, जिस बच्चे में जिसको केस सोचने आते हैं वो आराम से पढ़ेगा क्वेश्चन। आपसे कोई नॉर्मली कहे उनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा तो सीधा मुंह से निकलेगा भाई या तो हस्बैंड या वाइफ। अब अगर हस्बैंड सेलेक्ट हुआ तो वाइफ सेलेक्ट नहीं होगी। दूसरा केस होगा वाइफ इज सेलेक्टेड, हस्बैंड इज नॉट सेलेक्टेड। वाइफ इज सेलेक्टेड, हस्बैंड इज नॉट सेलेक्टेड। अब आप इस इवेंट को नाम देंगे E1 और इस इवेंट को आप नाम देंगे E2। इसके आगे लिखना है कि दिस इज डिनोटेड बाय E1 एंड दिस इज डिनोटेड बाय E2। ओके, अब आप ये बताएं कि इन दोनों में से हैपन कौन सा होगा? एक होगा, या तो ये हैपन होगा या ये हैपन होगा। कॉमन सेंस की बात है कि भाई या तो हस्बैंड सेलेक्ट होगा या वाइफ सेलेक्ट होगी, तो एक हैपन होगा। और एक हैपन होने का मीनिंग है, आप खुद कह रहे हो या तो ये या मीनिंग और, तो प्रोबेबिलिटी लिखनी है E1 और E2 की। तो आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है E1 यूनियन E2 की। तो इसको आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब आप बताएं इंटरसेक्शन क्यों नहीं आया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों डिफरेंट है। तो हम यहां पे लिख देंगे E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये बात जरूर लिखनी है कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, अब बच्चों आप E1 को पढ़ो। E1 हस्बैंड सेलेक्ट, नॉट इंटरसेक्शन। हस्बैंड सेलेक्ट ए, पहले नाम लेना है। हस्बैंड सेलेक्ट ए, वाइफ इज नॉट सेलेक्टेड बी कॉम्प्लीमेंट। पढ़ो E1 को। हस्बैंड इज सेलेक्टेड, कौन सा इवेंट है? ए। वाइफ इज नॉट सेलेक्टेड बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सेकंड पढ़ो। हस्बैंड इज नॉट सेलेक्टेड ए कॉम्प्लीमेंट, वाइफ सेलेक्टेड बी। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि भाई एक सेलेक्ट होगा, कोई भी कह देगा हस्बैंड सेलेक्ट, वाइफ इज नॉट सेलेक्ट, वाइफ सेलेक्ट, हस्बैंड नॉट सेलेक्ट। तो हस्बैंड सेलेक्ट ए, वाइफ नॉट सेलेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस वाइफ सेलेक्ट बी, हस्बैंड नॉट सेलेक्टेड ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये चारों के चारों डाटा आपके सामने लिखे हुए हैं, पुट करो यहां पे और कैलकुलेशन करो। अब अगर आप ये क्वेश्चन समझे हो ना तो आप सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का खुद पढ़ो, पढ़िए। उसमें आपके सामने सेम कंडीशन लिखी हुई है, बिल्कुल सेम, कि भाई दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए एग्जाम को पास करता है, स्टूडेंट बी एग्जाम को पास करता है। पासिंग द इवेंट्स आर, सीधा बोला गया इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी निकालो ओनली ए पासिस द एग्जामिनेशन, और सेकंड है ओनली वन ऑफ देम विल पासिस द एग्जामिनेशन। लिख सकते हो? वैसे ही ओरली बता सकते हो। बता अगर ये क्वेश्चन समझे हो तो कितने इवेंट बनाओगे? दो स्टूडेंट, दो इवेंट। अच्छा, स्टूडेंट्स का नाम है ए और बी, तो इवेंट्स का नाम ई और एफ। ई की प्रोबेबिलिटी गिवन है, एफ की गिवन है, फिर उनके कॉम्प्लीमेंट। तो चलो आप सब बच्चे समझदार हो। स्टूडेंट ए पासिस ई है, स्टूडेंट बी पासिस एफ है। पहला पार्ट पढ़ो,
ओनली ए पासिस, ओनली ए पासिस, सिर्फ ए पास हो, प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा। स्टूडेंट्स का नाम है ए और बी, इवेंट्स का नाम ई और एफ है, तो ओनली ए पासिस द वो बताओ ई एफ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एग्जाम तो दोनों स्टूडेंट दे रहे हैं, ए बी और सिर्फ कौन पास हो, ए, तो दूसरा क्या होना चाहिए, फेल, ई एफ कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड वाले में क्या है, ओनली वन ऑफ दैट, उसमें ये दो केस बनेंगे, ए पासिस बी फेल्स, बी पासिस ए फेल्स, सिमिलरली दो केस। तो भले लिख के देख लीजिए आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।